बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान चीखें मार रहे हैं, कुछ चीखें सुनने के लिए तैयार नहीं। जिनको पुकार रहे हैं वो कुछ और पैगाम दे रहे हैं और फिर खुद गर्जी के हाथों मजबूर होके इमरान खान ने अपने ही जजों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये क्या मामला है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पता नहीं इमरान खान की मोहब्बत में या अपने रिश्तों से मजबूर होके आइन, कानून, कोड ऑफ कंडक्ट सबको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ये दो ही मौजू हैं जिन पे हम बात करेंगे। पहली बात इमरान खान की जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसने अपने ही जजों के यानी हम ख्याल जजों की पीठ में छुरा घोंप दिया। वो कैसे घोंपा है? इन्होंने एक दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो फौज तलब की गई है इसको कलअदम करने की इस्तदा की है। दूसरा, उन्होंने जो फौजी मिलिट्री कोर्ट्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत इनके कारकुन और रहनुमा जो हैं उनके मुकदमात जा रहे हैं, उसको कहा जनाब गैर आइनी डिक्लेयर किया जाए। और तीसरी बात जो इन्होंने की है वो सोशल मीडिया पे बड़ा, आपको पता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो इनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, आज भी 2-3 मुलाइका बुखारी, मुसर्रज जमशेद चीमा और जमशेद चीमा ये अलहदा हो गए, छोड़ गए हैं। और बड़े बड़े जो इनके लीडर हैं, इवन इनके जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने अपने ओहदों से, असद उमर ने रिज़ाइन कर दिया है। तो लोग ये कह रहे थे जनाब अस को नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उमर अता बंदयाल को, हम ख्याल जजों को, और इस ये जो अलहदगी हो रही है कारकुनों की, पीटीआई को छोड़ने को गैर आइनी डिक्लेयर किया जाए। ये चल रहा था सोशल मीडिया पे। और इमरान खान साहब ने अपनी इस दरखास्त में ये भी फरमाया है कि जनाब जो अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आइनी करार दिया जाए। क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? अगर वो बंदा छोड़ गया है, क्या वो कहेगी जनाब अदालत के लाजमी इसको वापस लेके आओ, लाजमी तो वापस आ। बहरहाल ये इन्होंने एक नुकता। और फिर दूसरा, उन्होंने 9 मई के जो वाक़यात हैं और 10 मई के वाक़यात, उनकी जुडिशियल इंक्वायरी की इस्तदा की है। चलो ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने जो जवाब पेश किया है वो असल में उन्होंने चार्जशीट जारी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। 245 के तहत फौज की तलबी और दीगर ये मामला जो है, इनका जो उन्होंने जवाब पेश किया है इमरान खान ने, हामिद खान जैसे बड़े वकील ने ये दरखास्त जो है ये दायर की है इमरान खान की तरफ से। उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ को इक़्तिदार से एस्टेब्लिशमेंट ने हटाया था, फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने। और फिर ब्रैकेट में आप कर लें कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के जरिए उनको इक़्तिदार से अलग किया था, नवाज शरीफ को। और अब जब ये इक़्तिदार में आए हैं तो मरियम नवाज तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौज को बुलाकर अपना बदला ले रही है। ये कह रहे हैं, यानी जो फौज आई है ये अपना बदला ले रही है। यानी उन्होंने ये खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब मेरे लिए, मतलब इसका बिटवीन द लाइन यही बनता है ना, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों करनी है जनाब? अगर एस्टेब्लिशमेंट पे गुस्सा है, बदला तो एस्टेब्लिशमेंट से लेना है मरियम नवाज ने। लेकिन वो तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं जनाब फौजी? असल में तो इनके अपने करतूत हैं, जो हरकतें की हैं साल 1.5 साल में इमरान खान ने, उनका नतीजा भुगत रहे हैं। अपनी गलतियों का जो इन्होंने बोया था कड़वा फल, वो खा रहे हैं, वो खाना पड़ रहा है। तो वो लेकिन डाल उन पे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए ना, अपना जो बदला है वो लेने के लिए इन्होंने फौज को बुलाया है। और फिर एक बात और कहते हैं कि ये इन्होंने, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ये कान भरे हैं, ड्रामा रचाया है कि मैं, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं इस आर्मी चीफ को लाना नहीं चाहता था, यानी हाफिज आसम मुनीर को मैं आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था। और इन्होंने कान भरे हैं, यानी इन्होंने 3-4 लोगों को टारगेट कर लिया। एक तो हम ख्याल जजों को, वो मैं बताता हूँ कैसे इन्होंने किया। दूसरा, आर्मी चीफ को, जनाब जो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, आसम मुनीर इनकी बातों में आके अपना बदला मुझसे ले रहा है। ये बाकायदा दरखास्त में लिखा है इन्होंने। और फिर उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाली बात मैं कर रहा हूँ। ये तो हमें तो यही पता है, आपको भी यही पता है। चलो पस्से पर्दा जो भी था उसको छोड़ दें।
हमें यही पता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नवाज शरीफ जो हैं वो नहल हुए थे। अच्छा, अब जो नहली वाला फैसला था उसमें बाकी जज तो रिटायर्ड हो गए, अजमत सईद साहब भी रिटायर हो गए, गुलजार साहब भी रिटायर हो गए, आसिफ सईद खोसा साहब भी रिटायर हो गए, एजाज अफजल खान भी रिटायर हो गए। एक जज रह गए एजाज अल एहसन साहब, जो अब हम ख्याल जो भी शामिल हैं। अब भी इमरान खान की मोहब्बत में वो फैसले कर रहे हैं और शायद उनके दिल में क्या नफ़रत है उनके लिए, शरीफ फैमिली के लिए। वो निगरान जज भी थे जब एहतसाब अदालत ने वो बशीर वाले केस में, एवन फील्ड वाले रेफरेंस में। तो एक तो वो हमारे ख्याल में तो अदलिया ने हटाया था, ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, यानी ये तस्लीम कर लिया उन्होंने कि उन्हें गैर आईनी तौर पर हटाया गया, जबर किया गया उनके साथ। और जबर करने वाले बेंच में कौन साहब शामिल थे? एजाज अल एहसन साहब। और फिर सादिक और अमीन जो डिक्लेयर किया था इमरान खान को लेके, इमरान खान भी नहल होने वाले थे ना बनी गाला वाले केस में, हनीफ अब्बासी वाला जो केस था, लेकिन इसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। अगर सादिक और अमीन डिक्लेयर ना करते तो एस्टेब्लिशमेंट की चाल कामयाब ना होती। तो वो जो बेंच था वो साकिब निसार साहब थे, एजाज अल एहसन साहब थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे। यानी बंदयाल साहब भी उस एस्टेब्लिशमेंट की उस साजिश का हिस्सा थे जो नवाज शरीफ को घर भेजना चाहते थे। और फिर जो 62(1)F ताहियात नहली वाला मामला था, नवाज शरीफ को 62(1)F के तहत नहल किया था 5 रुकनी खोसा वाला बेंच ने। और फिर 62(1)F की तशरीह का मामला गया कि जनाब क्या इससे मुराद ताहियात नहली है। तो ताहियात नहली 5 रुकनी बेंच ने डिक्लेयर किया, तशरीह की 62(1)F की, कि जनाब इसका मतलब ये है कि ताहियात नहली जो 62(1)F के तहत नहल होगा वो ताहियात नहल होगा। तो वो बेंच कौन सा था? साकिब निसार साहब थे, अजमत सईद साहब थे, एजाज अल एहसन साहब थे और उमर अता बंदयाल साहब थे। और सजाद अली शाह साहब वो भी थे, वो उसमें रिटायर हो गए। यानी जो भी किया था रहा है सारा कुछ ये तो इन लोगों का था। हमें तो बाहर जो सामने चेहरे नजर आ रहे थे वो यही थे। अब इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि उनको घर भेजा गया, उनको हुकूमत से हटाया गया नवाज शरीफ को, तो उसका बदला ले रहे हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो हैं उन जजेस को जिन्होंने किरदार अदा किया नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में, उन्हें घर भेजने में, ताहियात नहल करार देने में, उनको सजा दिलवाने में, और इनके बंदे जो नून लीग के लोग थे वो नाहली के धमकियां लगाई। जो सेनेटर थे 2018 में जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, जो टिकट थे सारे नून लीग के वो उन्होंने कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि वो नवाज शरीफ नहल हो चुके थे और पार्टी की सरबराही वो कर रहे थे। तो उनका नाम नहीं कि ये इसकी सरबराही में तो जमात जो टिकट जारी नहीं कर सकती थी, वो सारे काम इन्हीं लोगों ने किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये मोहरे थे एस्टेब्लिशमेंट के, फौज के। इमरान खान ये तस्लीम कर रहे हैं और फिर ये डूब मरने का मुकाम है कि ये मोहरे जो हैं जिन्होंने ये बहुत तराशा था इमरान खान का, हाथ तो यही थे। इमरान खान साहब उन्हीं को पड़ गए हैं आप। और फिर वो मैंने एक दफ़ा कहा था, बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा ये मैंने अपने व्लॉग्स में कहा था इमरान खान की फितरत और खसलत के हवाले से, कि वो जो बंदरिया के पाँव जलते हैं ना, वो कहते हैं कि अपने बच्चे को हर वक्त अपने सीने के साथ चिमटा के रखती है। जब अगर उसका बच्चा मर भी जाए तो फिर भी उसको नहीं छोड़ती, लेकिन कहते हैं जब उसके पाँव जलते हैं ना तो फिर वो अपने बच्चे को ही अपने पाँव के नीचे रख लेती है। खान साहब ने अपनी उस खसलत के ऐन मुताबिक इन जजों के खिलाफ चार्जशीट जारी करती है। यानी गंदे तो वो पहले ही हो रहे थे, उनको मजीद जो है वो गंदा कर दिया है। और फिर फौज जो है वो चली हुई, वो बाज नहीं आ रही। वो 16 बंदे जो हैं, एक पीटीआई के साबिक एमपीए मियाँ अकरम उस्मान साहब, जिनके वालिद जमात इस्लामी की तरफ से एमएनए रह चुके हुए हैं, और उनके जो ससुर हैं मियाँ महमूद रशीद, वो पीटीआई के बड़े रहनुमाओं में शामिल हैं। तो उन समेत 16 बंदों को जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, वो कमांडिंग ऑफिसर साहब ने खत लिखा है एडमिन जज को, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को। तो वो उन्होंने कहा जनाब ये बंदे हमें चाहिए, ये जेल में हैं। तो उन्होंने वो फौरी तौर पे वो जो दरख्वास्त थी उनकी वो मंजूर कर ली, और ये बंदे जो हैं ये फ़ौज के हवाले कर दिए गए हैं कि इनके ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट और जो आर्मी एक्ट है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उसमें मौत तक की सजाएँ मुकर्रर हैं। बहरहाल देखिए अब क्या होता है। और ख़ान साहब ने इस चीज़ को चैलेंज भी किया है। तो और फिर दूसरी तरफ वो बाजवा साहब
जो शोहदा की तकरीब थी, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब के साथ बैठे हुए थे। और फिर उससे क्या पैगाम दिया उन्होंने? ज़ाहिर है बाजवा साहब पे गुस्सा था नून लीग को, क्योंकि जो इमरान खान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने हटाया, तो एस्टेब्लिशमेंट वो बाजवा साहब ही थे। बाजवा साहब ने घर भेजा नवाज शरीफ साहब को, सारे ताने बाने, और वो तस्लीम किया उन्होंने बहुत सारी जगहों पे और अपनी गलती मानी ये। लेकिन साथ ही जो नून लीग वाले हैं वो इस बात पे उनका गुस्सा कम भी हो गया हुआ है कि जनाब ये इमरान खान का जो गंद है ये निकालने में भी बाजवा साहब ने पूरा किरदार अदा किया, यानी एक तरह से उन्होंने कफारा अदा किया। और इन पीटीआई की और इमरान खान की पूरी जो मुहिम है सोशल मीडिया पे, और इमरान खान की अपनी न्यूट्रल्स और ये वो सारी जो भी बातें करते रहे हैं और लोगों को उकसाते रहे हैं, वो सारी मरकजी किरदार उसमें बाजवा साहब और हाफिज साहब को तो रास्ता रोकने की उन्होंने कोशिश की, वो बाद वाली बात है ना। और ये ढकी छुपी बात नहीं, ये कोई खुफिया साजिश इमरान खान की नहीं थी, ये खुल्लम खुल्ला इन्होंने हरकतें की हाफिज साहब का रास्ता रोकने के लिए। और वो उन्होंने साथ में उठा के वही पैगाम दिया है इन पीटीआई वालों को जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बिठाकर पैगाम दिया था कि जनाब आप जितने मर्जी रेफरेंस भेज लें इनके खिलाफ, मैं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाला। अब आते हैं जनाब हम उस तरफ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आइन को, अपने हल्फ को और कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे पामाल किया है। ये आपको पता ही है सबको कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी एक कमीशन बनाया गया है जो ऑडियो लीक्स के हवाले से मामलात जो हैं उनकी इंक्वायरी, जो अदलिया के हवाले से ऑडियो लीक्स आई हैं, इन पे भी इलाक कर चुका हूँ और तफसीलात आपके इल्म में हैं कि उनमें जो ऑडियो जिनकी वो कर रहे हैं इंक्वायरी, उसमें जो इनकी सास मोहतरमा है बंदयाल साहब की, उनकी और तारिक रहीम की जो बीवी हैं उनकी गुफ्तगू भी शामिल है, और ज़ुबैरी साहब की और आबद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उनकी, और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू, और चौधरी परवेज़ इलाही की और मुज़ाहिर नकवी की गुफ्तगू, बहुत सारी गुफ्तगू, और फिर नजम साकब की वो टिकट वाला जो मामला है उसकी गुफ्तगू, ये सारी चीज़ें वो उसका उन्होंने नोटिस ले लिया, तलबियाँ हो गई, शुरू हो गए नोटिस वगैरह। तो इमरान खान ने भी उसको चैलेंज कर दिया। अब इमरान खान की जो गुफ्तगू है मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ, वो भी उस इंक्वायरी में शामिल है जिसकी इंक्वायरी जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक और चीफ जस्टिस कोयटा बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं वो कर रहे हैं। तो उन ये उसकी समाअत के लिए उसके खिलाफ, उस कमीशन के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो उसकी समाअत के लिए उन्होंने बेंच बना दी है। आज 11 बजे वो बेंच जो है 5 रुकनी बेंच उन्होंने तश्कील दिया है, और वो खुद मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो खुद उसकी सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस एजाज अल हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं और जस्टिस शाहद वहीद साहब हैं। ये 5 जज जो हैं ये इस केस की समाअत कर रहे हैं जनाब। अच्छा, वैसे ये एमी ओखली में सर दिया है इन्होंने और कोलों की दलाली शुरू कर दी है। ये इन्होंने सबको पता है, हर बंदा ये कह रहा है कि जनाब ये स्टे कर देना है, इन्होंने रोक देना है, जो कमीशन है इंक्वायरी कमीशन उसको कार्रवाई से रोक देना, हर बंदा ये कह रहा है। अगर नहीं करेंगे तो ये एक मौजज़ा ही होगा। अच्छा, वैसे जो कहना मैंने इन्होंने कोलों की दलाली में हमें हाथ डाल दिया है कोलों में, तो ये तो जनाब अजमत सईद साहब है ना, अजमत सईद साहब सुप्रीम कोर्ट के जज साबिक और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, उनके जूनियर हैं जस्टिस आसिम हफीज साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। उनके पास जनाब कोई अमीर अब्दुल्ला साहब हैं, वो बहावलपुर बेंच में काम कर रहे हैं आजकल। तो उन्होंने ये दरख्वास्त दी है, उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है इस कमीशन को। तो उन्होंने उस दरख्वास्त पे नोटिस जारी कर दिए हैं हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को 29 मई के लिए। और साथ ही ये उन्होंने एक पैराग्राफ शामिल किया है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि बादियन नज़र में मुझे ये लगता है, जज साहब कह रहे हैं कि ये जो कमीशन बना है ना, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इख्तियार है आइन के आर्टिकल 209 उसमें मुताखलत है,
عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے، ججوں کو پریشر میں لانے کی کوشش ہے، انڈیپینڈنٹ ججوں کو۔ او بھائی میرے، وہ جو اس کا مطلب یہ 3 جج یہ انکوائری کر رہے ہیں، وہ آپ کے خیال میں ڈنڈی ماریں گے؟ ان کو نہیں پتا، تو اس لیے جناب وہ کہتے ہیں میں سٹے کر سکتا تھا لیکن میں دوسرے فریق کا موقف سننے کے بعد سٹے کروں گا۔ یعنی انہوں نے یہ جو ان کا پیراگراف جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اس سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اگلی پیشی پہ انہوں نے سٹے کر دینا ہے۔ اگر چیف جسٹس صاحب یہ بینچ نہ بھی تشکیل دیتے تو چلو 2 دن بعد سٹے ہو جاتا، سٹے تو ہو ہی جانا تھا، لیکن انہوں نے میرا خیال وہ کسی پہ اعتبار ہی نہیں کر رہے، اسی لیے بینچ میں بیٹھے ہیں، جبکہ آئین، قانون اور کوڈ آف کنڈکٹ اور ان کا حلف جو ہے وہ انہیں روک رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے پیچھے سے کہ رک جاؤ بندیال صاحب، آپ نے اندر نہیں جانا، بینچ میں نہیں بیٹھنا، لیکن وہ جناب بیٹھنے آواز ہی نہیں آ رہے۔ اب جو ان کا حلف ہے جو یہ اٹھاتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ہم نے انڈر لائن کی ہے وہ لائن، اس میں یہ کہا ہے کہ باقی تو حلف اٹھاتے ہیں نا کہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض غیر جانبداری سے ادا کروں گا وغیرہ وغیرہ، اس میں تو پتہ نہیں چلتا، وہ کہیں گے نہیں نا میں تو ایمانداری سے کر رہا ہوں، آئین کے مطابق کر رہا ہوں، میرے خیال میں تو یہی آئین ہے، چلو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو سیدھی سامنے نظر آنے والی ایک خلاف ورزی ہے حلف کی، وہ جو میں کہہ رہا ہوں انڈر لائن کیا ہوا ہم نے، وہ یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کوڈ آف کنڈکٹ جاری کرے گی، میں اس کی پابندی کروں گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا حلف۔ اب جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو سپریم جوڈیشل کونسل نے 2009 میں ترمیمی کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا تھا ججز کے لیے، سپریم کورٹ کے ججز کے لیے اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے اور چیف جسٹس صاحبان کے لیے۔ اس کا آرٹیکل 4 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جج کو لازمی طور پر الگ ہو جانا چاہیے اس کیس سے جس میں اس کا اپنا قریبی رشتہ دار کا یا قریبی دوستوں کا مفاد وابستہ ہو، یہ اس میں لکھا ہوا کوڈ۔ اب جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں تو جو ساسو ماں ہیں ان کی آڈیو کی بھی انکوائری ہو رہی ہے، تو پھر اس سے زیادہ قریبی رشتہ دار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا کیس کیوں سن رہے ہیں؟ ان کو کیس نہیں سننا چاہیے، نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ افتخار محمد چودھری جب ان کے بیٹے ارسلان افتخار پہ الزام لگایا تھا پیسوں پوسوں کا ملک ریاض نے، تب انہوں نے اس کو نوٹس لیا تھا اور اس بینچ میں خود بیٹھ گئے تھے، لیکن بعد میں انہیں یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی جب دکھائی گئی، یاد دہانی کروائی گئی، تو پھر وہ اٹھ گئے تھے۔ اب پتہ نہیں بندیال صاحب اٹھتے ہیں یا پھر نہیں اٹھتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے، تو مٹی کی جگہ کچھ اور لگا لیں، خوش دامن لگا لیں، کوچ لگا لیں کہ خوش دامن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے، جو مرضی کر لیں اس کو۔ پر یہ معاملہ یعنی یہ سریحن خلاف ورزی ہو رہی ہے آئین کی، کوڈ آف کنڈکٹ کی، حلف کی۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات میں اور بتاؤں کہ عابد زبیری صاحب، ان کی جو آڈیو تھی اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے نا، انہوں نے جو نوٹس جاری کیے ہیں کمیشن نے، انکوائری کمیشن نے، ان کو انہوں نے چیلنج کیے، چلو اوکے ٹھیک ہو گیا۔ پھر مختار اختر شبیر صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کے سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے چیلنج کیا ہے، یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو عابد زبیری صاحب اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر عمران احمد خان نیازی، اچھا اگر وہ سٹے ہو جاتا ہے تو اس کو دال میں کچھ کالا ہے۔ جو خان صاحب گئے ہیں داڑھی کی، وہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے نا، اس لیے گئے ہیں نا کہ نہ پھنسنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور اس میں درخواست گزار ہیں، وہ ہیں ریاض حنیف راہی صاحب۔ اب ریاض حنیف راہی صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن والا کیس تھا نا، جو درخواست تھی وہ ریاض حنیف راہی صاحب کی تھی۔ عدلیہ کی آزادی مجروح ہو رہی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کہاں مجروح ہو رہی ہے جناب؟ درخواست کر رہے ہیں عدلیہ کی آزادی پہ قدغن ہے، 209 والی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے۔ کمیشن نے صاحب بتا دیا بھائی کہ جناب ہم کوئی 209 کے تحت کارروائی نہیں کر رہے، ہم تو صرف فیکٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ، وہ انکوائری ہی ہو رہی ہے بھائی، انکوائری ہی ہو رہی ہے۔ اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جانا ہو، الزامات حکومت کے پاس کچھ سامنے آئیں کسی جج کے،
تو وہ انکوائری کرنی ہے نا انہوں نے، یا تو خفیہ طور پہ انکوائری کر لیں یا پھر اوپن. انہوں نے اوپن انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جناب یہ ججز جو ہیں یہی فیصلہ کر دیں کہ جناب یہ جو عدلیہ کی آزادی یا عدلیہ کی ساکھ ان چیزوں سے مجروح ہوئی ہے، یا جو آڈیوز آئی ہیں ان کے نتیجے میں ججوں نے کوئی ڈنڈی شنڈی ماری ہے، یہ چیز دیکھیں نا اور تعین کریں اور بتائیں اگر صحیح ہے تو. اگر یہ حق پہ ہیں، انہوں نے کوئی جو آڈیوز وغیرہ میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ اثر انداز ہونے کی ان کے نتیجے میں کوشش نہیں کی عدلیہ پر، تو پھر انہیں کس بات کا خوف ہے؟ جو انکوائری کمیشن ہے اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اس کو اگر دیکھیں، اس کا کرکس یہ ہے کہ جناب یہ دیکھیں اگر آڈیوز درست ہیں تو ذمہ داروں کا تعین کریں اور سجیسٹ کر دیں، ریکمینڈ کر دیں کہ کیا کارروائی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ فیک اور فیبریکیٹڈ ہیں، جعلی ہیں، تو پھر اس بات کا تعین کر دیں کہ یہ کس نے بنائی ہے، پھر بھی ذمہ داروں کا تعین کر دیں اور ان کے لیے سزا یا کارروائی جو ہے وہ آپ ریکمینڈ کر دیں. یہ سارا ہے، اس میں کیا کس بات کا خوف ہے ان لوگوں کو؟ اچھا اگر کوئی اور جج انکوائری کرتا پھر ٹھیک تھا، اگر یہ اجاز الاحسن صاحب کے پاس چلے جاتا پھر ٹھیک تھا، منیب اختر انکوائری کر رہا ہوتا پھر ٹھیک تھا، کیونکہ اس میں قاضی صاحب کا نام آ گیا ہے. تو پھر اب یہ سارا کچھ جناب گڑبڑ ہے، بدنیتی پر مبنی ہے اور انڈیپینڈنٹ ججوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے. اور پھر جناب چیف جسٹس سے پوچھا نہیں گیا کمیشن تشکیل دیتے وقت. بھائی میرے کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان سے پوچھنا ہے؟ یہ جو انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا قانون ہے 217 کا، اس کا سیکشن 3 دیکھ لیں آپ، ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں. وہ حکومت جو ہے وہ مقرر کرتی ہے کسی کو بھی، یہ جو کہتے ہیں نا خط لکھتے رہتے ہیں ماضی میں جناب، خط لکھا جاتا تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ خط لکھتے ہوتے تھے عدلیہ سے. اگر انکوائری کروانی ہوتی تھی تو پوچھتے تھے جناب کوئی جج ہمیں دے دے. وہ نامزد نہیں کرتے تھے، وہ کہتے چیف جسٹس سے کہتے 3 جج دے دیں. لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا ایک دفعہ، وہ زینب والا جو قصور والی بچی معصوم بچی تھی اس کا کیس تھا، تو اس وقت ملک منظور صاحب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے انکار کر دیا ہم نے یہ انکوائری نہیں کرنی، تو وہ نہیں ہوئی تھی. اور پھر سپریم کورٹ کو خط لکھا جاتا ہے جب عمران خان نے رولا ڈالا ہوا تھا الیکشن والا 2013 کی دھاندلی والا، وہ کہتے تھے جناب اس کی انکوائری جوڈیشل انکوائری کروائیں، تو حکومت نے لکھا لیکن سپریم کورٹ نے کہا نہیں جناب یہ تو عجیب سا بندہ ہے تو کون گالیاں کھائے، تو ہم نے انکوائری کرنے کے لیے تیار نہیں، اس نے کون سا ماننا ہے. پھر وہ باقاعدہ قانون سا بنا کے انہوں نے آرڈیننس جاری کیا کہ جناب یہ مانا جائے گا، جو بھی یہ فیصلہ کرے گی ریکمنڈیشن دے گا کمیشن وہ اس کو ہم مانیں گے. پھر انہوں نے انکوائری شروع کی، ریٹائرڈ ججوں نے انکار کر دیا تھا. اب یہ جو ججز ہیں 3 جن پر مشتمل یہ انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے، ان تینوں ججوں نے قبول کر لیا ہے اس حکم نامے کو جو حکومت کا ہے. یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے عاصم حفیظ صاحب ہیں، یہ ان ججوں سے زیادہ لائق اور زیادہ سمجھدار ہیں قانون کو، جنہوں نے قبول کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ہم انکوائری شروع کر دیتے ہیں، اور انہوں نے انکوائری شروع کر دی، کاروائی شروع کر دی، نوٹس ہو گئے، اور یہ اب سٹے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور آئین قانون حلف سب بلڈوز کر کے جا رہے ہیں. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.